नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के सभी गांव के नक्शे ऑनलाइन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के सभी गांव के नक्शे अब ऑनलाइन होंगे। सैटेलाइट तकनीक से होगा बड़ा काम। ऑनलाइन मैप में खेत घर होंगे टैग और डाटा नंबर डालते ही पहुंचेंगे घर और खेत में। और इस दौरान ये बड़ी चीजें देखने को मिल रही है। यूपी में लेखपालों के पास 15 से 30 सेमी हाई एक्यूरेसी मैप होगा और गांव सीमा विवाद अब खत्म होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इसके साथ ही कर्नाटक में सुविधा आंशिक रूप से इसे लागू कर दिया गया है और ऐसे में गांव की सीमाओं पर जो लड़ाई झगड़े होते थे उसको एक तरीके से खत्म माना जा रहा है। हर कांटा को लेकर रोकना तैयार है और कर्नाटक में सुविधा आंशिक रूप से फिलहाल लागू कर दी गई है। यूपी के लिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूपी के सभी गाँव के नक्शे अब ऑनलाइन होंगे। सैटेलाइट तकनीक से अब बड़ा काम होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऑनलाइन मैप में खेत और घर टैग होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर आगामी वीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर जनपद के सभी राज्य पात्रिक अधिकारी, थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की संग चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही ब्लॉक फिल्म लगे वाहनों के इसके साथ ही जो ब्लैक शीशे लगे हैं उसकी भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करने के बाद ही कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में बनी रहनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से, जहां पर 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर 23 से 26 नवंबर तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम है और कार्यक्रम के मद्देनजर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है और 23 नवंबर की मध्य रात्रि से लागू होगा डाइवर्जन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अयोध्या में 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम है और इसके तहत ये बड़ी कार्यक्रम को मद्देनजर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, वीआईपी लोग पहुंचने वाले हैं और इसको देखते हुए ये डाइवर्जन लागू किया गया है। अयोध्या में 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का फिलहाल प्रवेश बंद कर दिया गया है। अयोध्या में एसपीजी की टीम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जांच कर रही है और टीम ने साकेत डिग्री कॉलेज, एयरपोर्ट और राम जन्मभूमि परिसर सहित प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़े पूरे रूटों की बारीकी से निरीक्षण कर रही है। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए सुरक्षा के अत्यधिक कड़ा इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान उनकी सुरक्षा 5 स्तरों से सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की चूक की संभावना ना रहे। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बुलेट और डीसीएम की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को फिलहाल भेज दिया गया है तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से गंभीर सड़क हादसा हुआ है और जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक बुलेट बाइक पर सवार 3 युवक शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी गांव के पास उनकी बाइक की टक्कर एक डीसीएम वाहन से जोरदार तरीके से हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था और इस दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसी दर्दनाक दुर्घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने आज राम मंदिर ट्रस्ट के एक पदाधिकारी से भेंट की है। सम्मान के बाद
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पूरे देश में उत्साह और आनंद का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराएगा, जिसे मंदिर की पूर्णता और गौरव का प्रतीक माना जा रहा है और इस अवसर का संदेश विश्व भर में सनातन धर्म की महानता को प्रदर्शित करेगा। सुरेश यादव ने कहा है कि लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें अनगिनत भक्तों के त्याग और बलिदान जुड़े हुए हैं। आज अयोध्या में विकास की तेज रफ्तार साफ दिखाई देती है और सभी सनातनी अपने आराध्य का भव्य मंदिर देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऊंचे शिखर पर केसरिया पताका लहराएंगे और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए, चंपत राय जी से मुलाकात हुआ है। उनसे मुलाकात करके देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 25 तारीख को केसरिया ध्वज फहराने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे, जिससे पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश जाएगा। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। जो है 500 वर्षों में बहुत सी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं। कम से कम 25 तारीख का खुशियों का माहौल है। जिस तरीके से मंदिर बनके बड़े पैमाने पर लोग हर उल्लसित हैं और समाज सेवी संस्था के लोग देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह उनकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। 25 तारीख किस तरह का पहल रहेगा? रामनगरी अयोध्या किस तरह नजर आएगी? क्या रूपरेखा? रामनगरी अयोध्या एक सज करके जो है अलग जो है राममय होगा। पूरे विश्व में एक अलग संदेश जाएगा। भगवान राम का मंदिर जिस तरीके बनकर कंप्लीट है, ध्वजा पताका केसरिया फहराएगा देश के लिए और अयोध्या वासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए एक गौरव की बात होगी। देखिए, चंपत राय जी से मुलाकात। रामनगरी अयोध्या में प्रमुख समाजसेवी सुरेश यादव रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और ट्रस्ट में आज अभी बात करते हैं उनसे कि आज वो पहुंचे हैं कि क्या ट्रस्ट से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कि ये वो राम की नगरी अयोध्या जहां 500 वर्षों के लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। अब जाके लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद जो है अब ट्रस्ट तैयारी में जुटा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। नेताजी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इस पल को? देखिए, चंपत राय जी से मुलाकात हुई है और हमारे समाज सेवी संस्था के जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं पताका फहराने के लिए और राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 500 वर्षों में बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। ऐसे नहीं मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से जो है हर उल्लास का जो है माहौल है, पूरे अयोध्या जनपद नहीं पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। ऐसा जो है नज़ारा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विजय पताका फहराने का काम, मंदिर पताका फहराने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी कोई हुआ है, न होगा। तो नेताजी ये बताइए, अब की बात तो मान लो ये है पूरे विश्व में नया संदेश जाएगा। अभी इकबाल अंसारी ने एक बयान किया था कि क्या ना हो, जो मस्जिद बन रही है मस्जिद की जगह पे वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। तो नेताजी उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कर बोलेंगे? देखिए, उन्होंने सही कहा, ये भगवान राम की नगरी है, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद कोई सवाल नहीं। उन्होंने सही कहा, स्कूल बना देना चाहिए। कोई उन्होंने गलत थोड़ी कहा है। मैं उनका समर्थन करता हूँ, उनकी बातों को समर्थन करता हूँ। भगवान राम की अवस्था है, उनको जो है उनको भगवान राम प्रेरणा दे रहे हैं। किस तरीके से आप कहिए जो है तो वो कह रहे हैं जो है। ये थे सुरेश यादव। अभी चंपत राय जी से मुलाकात किए और वो वहाँ पे पूरा माहौल मिले और तैयारियों में जुटे हैं कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कैसे स्वागत सम्मान होगा। पूरी व्यवस्था ट्रस्ट जो है जुटी हुई है। जितने आला अधिकारी हो बुला रहे हैं और कहीं ना कहीं मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब की प्रधानमंत्री 500 वर्षों में लोगों ने इंतजार किया, तभी सपना साकार होने जा रहा। पूरे भारत में एक नया संदेश जाएगा। सनातन धर्म की जय जयकार होगी, राम की जय जयकार होगी, पूरा विश्व जो है राममय हो जाएगा। तो पूरी अयोध्या जो है पूरी तरीके सज के सौर के तैयार हो। अब इंतजार तो 25 तारीख का है, जब प्रधानमंत्री जी अपना उद्घाटन करेंगे। तो पूरी अयोध्या तैयार है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री जी का। कैमरामैन पर्सन के साथ आरपी सिंह, अयोध्या। बलिया से खबर है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर फेफना विधानसभा की पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक भव्य पद यात्रा निकाली। ये यात्रा नरही से शुरू होकर सुहाव गांव तक पहुंची। रास्ते में लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर और नारों के साथ पदयात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।
कार्यक्रम के दौरान उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता को मजबूत बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे और वंदे मातरम के नारे भी गूंजते रहे। देशभक्ति गीतों के बीच पद यात्रा आगे बढ़ती रही और इस योजना में पूर्व सांसद नीलम सोनकर, महिला आयोग की सदस्य सुमिता श्रीवास्तव, चेयरमैन भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। परेड के दौरान उन्होंने सभी रिक्रूट, आरक्षित और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दौड़ लगाई और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने टोलीवार ड्रिल करवाई और अनुशासन और साथ ही एकरूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने परेड ग्राउंड की व्यवस्थाओं को परखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही यूपी 112 पीआरवी वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरणों, फास्ट और किट और साथ ही अन्य आवश्यक सामानों की स्थिति के बारे में जांच की। उन्होंने सभी उपकरणों की नियमित सफाई, उचित रखरखाव और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बिजनौर क्षेत्र में गैर बिरादरी में शादी होने पर एक परिवार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। में 4 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे अचानक से ही भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैल गई कि फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 18 गाड़ियां लगातार मौके पर जुटी हुई हैं और पूरी ताकत के साथ आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही फैक्ट्री क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना पर सीओ गीड़ा कमलेश सिंह और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी फायर ब्रिगेड की टीमों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल आग को नियंत्रण करने की कोशिश लगातार जारी है। किसी भी हादसे से बचने के लिए सुरक्षा उपाय और रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पे गीड़ा में सेक्टर 15 में जो यहाँ पे एक रूपटा केमिकल्स इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे बेसिकली ब्राउन राइस जो होता है उससे ऑयल बनाते हैं। तो उसका जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो मॉर्निंग में लीकेज हुआ और अराउंड 4:15 बजे से ये फायर उसने पकड़ा और वो इंसिडेंट चल रहा है। तो लगातार तब से फायर टेंडर्स हमने सभी जगह से मोबिलाइज कर लिए हैं और लगातार एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको कूल रखा जा रहा है। इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमने IOCL के भी और जो हमारे आसपास जितने भी इस टाइप के इन्फ्लेमेबल मटेरियल से जो डील करती हैं कंपनीज, उनको बुलाया गया। सभी ने अपने इनपुट दिए हैं। तो अभी जो प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि अभी तक हम लोग जितना भी गैस निकलती जा रही है उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कूल करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर अभी तक कंट्रोल्ड है। जो कंपनी में जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन। गोरखपुर के सहजनवा में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शुक्रवार को बिना किसी पूर्व सूचना के तहसील पहुंचकर अचानक से ही औचक निरीक्षण किया। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति जाना और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने फाइलों, रजिस्टरों और फील्ड अपडेट की गहराई से जांच की। काम की धीमी गति और कई कमियों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तहसीलदार को तुरंत ही कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया, जिससे सभी शिकायतों और अपडेट की निगरानी तुरंत की जा सके। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटरों से भी सवाल पूछकर कार्यप्रणाली की जानकारी ली। तहसील का निरीक्षण पूरा करने के बाद से जिलाधिकारी सीधे फील्ड में पहुंचा और ग्राम सभा में और साथ ही बूथ और महिला बूथों की व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की और निरीक्षण भी किया। नहीं, देखिए, यहाँ पे सहजनवा तहसील में कई बूथ्स पे और यहाँ तहसील में आज आया गया है कि आपका जैसे इलेक्शन का वर्क चल रहा है, जो SIR का काम चल रहा है, तो उसमें जगह जगह पे सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं। प्रोग्रेस देखी जा रही है, फील्ड में क्या समस्या आ रही है उसको समझा जा रहा है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ तहसील में आया गया है और अभी यहीं से फिर इनके कुछ बूथ्स हैं जहाँ पे प्रोग्रेस थोड़ी लो है, उसको भी देखा जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे BLO की नियुक्ति नहीं हुई है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह पता है तो आप बता सकते हैं, पर BLO की नियुक्ति सभी बूथ पे
हमीरपुर में आज कलेक्ट्रेट सभागार में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की और इस बैठक में कई महिलाएं पहुंची और उन्होंने खुलकर अपनी परेशानियों और शिकायतें रखी। उनकी बात सुनने के बाद से अनीता गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द और पूरी गंभीरता से किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके। बैठक में मौजूदा अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि महिलाओं से जुड़े अपराधों और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान महिला उत्पीड़न और हिंसा से संबंधित कई मामले भी सामने आए हैं, जिसको देखते हुए जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। 20 शिकायतें आई हैं और निस्तारण तो किसी का नहीं हुआ है, सभी भेज दी गई हैं। संबंधित जो विभाग हैं उनके पास वो शिकायतें भेज दी गई हैं। लगभग कितने की संख्या में महिलाएं थी, किस तरह के मामले ज़्यादा आए हैं? इस सबसे ज़्यादा मामले तो वही डाकघर में जो फ्रॉड हुआ है, जो उनका एजेंट था वो उनकी जो मेहनत की जमा पूंजी थी वो सारी ले करके वो भाग गया है, तो उसी की बहनें हमारी यहाँ पे ज़्यादा आएंगी। बाकी जो और केसेस हैं वो ऐसे ही हैं कि ससुराल में लड़की के साथ मारपीट का और उसको निकाल देना, उसको बच्चों सहित कोई उनका ध्यान न देना, ये शिकायतें ज़्यादातर हैं। और 2-3 शिकायतें ज़मीन को लेकर के, तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको वो शिकायतें दे दी गई हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो सबका निस्तारण। जालौन के मुख्यालय उरई पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। मौर्य ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपराधों में देश का सबसे आगे निकल चुका है और प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपराधियों को बचा रही है और कानून व्यवस्था पहले से ही भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को देशद्रोही करार देने की मांग की और धीरेन्द्र शास्त्री पर भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है। उनका कहना था कि जिन्हें जेल में होना चाहिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दे रही है और सरकारी संरक्षण मिल रहा है। मौर्य ने यह भी कहा है कि सरकार शराब की दुकानें बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि दूसरी ओर कई स्कूलें बंद किए जा रहे हैं, जो समाज और भविष्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। उनके इस बयान ने जालौन की राजनीतिक हलचल को और भी तेज कर दिया है। उसे मैं नहीं कह रहा हूं। केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, क्राइम रिपोर्ट की रिपोर्ट तैयार करती है एनसीआरबी, जो लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023, उसमें पूरे देश में जो आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला हत्या के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और यही नहीं, महिला उत्पीड़न के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर जो भी प्रदेश आते हैं वो भी भाजपा शासित राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मोदी जी से लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी। मोदी ने दुहाई दिया था कि चाय बेचने वाला देश की सेवा करने आया है, आप लोग अवसर दें। चाय वाले पर लोगों ने विश्वास भी किया, सेवा का अवसर भी मिला। लेकिन चाय बेचने वाले का बेटा आज देश बेचने की शुरुआत कर दिया है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी तथा कुछ चंद अपने चहेते थैली शाहों के हाथों में।
यूपी के जालौन में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध तमंचा दिखाते हुए ये वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक होटल में बैठकर रील बना रहा था और जहां पर टेबल पर शराब की गिलास और सिगरेट रखी हुई थी, इसी दौरान वो हाथ में अवैध तमंचा लहराकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो के तेजी से फैलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ ने युवक की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी। ये घटना कोच कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक ने अवैध हथियार कहां से और कैसे हासिल किया। वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है और पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर शातिर चोरों से पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गोली लग गई है और इसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि तीसरा आरोपी खुद को पुलिस से घिरता देखकर तुरंत ही सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद से तीनों चोरों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करके उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। पीलीभीत में अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम ने अचानक से ही थाने में पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुधार के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि थाने के परिसर में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। इस पर उन्होंने थाने प्रभारी को तुरंत ही इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिसर में मौजूदा पानी की टंकियों और सप्लाई सिस्टम को स्थिर करने की जांच की और सही करने के निर्देश भी दिए हैं। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया घोंचा थाने का, क्या खामियां पाई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को मेरे द्वारा थाना घुंचियाई का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे थाने पे साफ सफाई को लेकर काफ़ी कमियां पाई गई हैं। काफ़ी जगह पानी का लीकेज भी पाया गया, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। जितने भी लंबित विवेचनाएं हैं उनका OR किया गया है, उसके संबंध निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थानाध्यक्ष घुंचियाई को निर्देश दिए गए हैं कि वो रात्रि में थाने से निकले। यहाँ विगत कुछ दिनों में कुछ गंभीर घटनाएं रात के समय हुई हैं, तो उस समय में सबको बताया गया कि रात को सब गश्त पे रहें। इसके अलावा महिला सुरक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा केंद्र, इन सब का जायजा लिया गया है और इनकी कार्रवाई चेक की गई है। इसके अलावा रात्रि गश्त और सुदृढ़ करने। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।